बच्चों देखो, ध्यान से देखो। जैसे अगर कोई पहिया घूम रहा है, ठीक है, कार का या कुछ भी, उसका कोणे वेग निकालने का ये फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है। वैसे तो पूरा कंसेप्ट होता है, अगर कोणे वेग निकालना है तो कोणे वेग कैसे निकाले, वेग जो भी दे रखा है वो त्रिज्या से भाग दे दो तो आपका कोणे वेग निकल आएगा। लेकिन एक कंडीशन है उसमें, कंडीशन ये है कि जैसे अगर त्रिज्या आपको सेंटीमीटर में दे रखी है, त्रिज्या आपको सेंटीमीटर, तो कोणे वेग भी किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही होना चाहिए, ठीक है ना। पर सेकंड मतलब सेकंड में, तो सेकंड जो भी है वो तो नीचे रेडियन में आएगा। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ एक बार। वेग दे रखा था, एक पहिया है घूम रहा है, इस वेग से पहिया गाड़ी चल रही है, इतने वेग से चल रही है, और जो पहिया है उसकी त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो आंसर ऑप्शन में दे रखा है वो रेडियन पर सेकंड में है, तो मतलब जो त्रिज्या है सेंटीमीटर में है। अब त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा से हमने मीटर पर सेकंड बनाया, मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड बनाया। हमने वेग की वैल्यू रख दी यहाँ पर और त्रिज्या की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। आंसर जो आएगा वो रेडियन पर सेकंड में आएगा क्योंकि सेकंड में था यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात तो आपको देखो पता होनी ही चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि अगर जैसे कि दे रखा है, कुछ भी वेलोसिटी दे रखी है, सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, अगर इसमें 5/18 की गुणा करते हैं तो किस में बदल जाती है, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। अगर कोई वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी है, सपोज अगर दे रखा हो 54, अगर आपको ये दे रखा हो किसमें, मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको चेंज कर सकते हो 18/5 की गुणा करके किसमें, किलोमीटर पर आवर में। सॉल्व कर लोगे वो तो आ जाएगा। याद कैसे रहेगा आपको, ये मैंने आपको बताया था एक तरीका याद करने का, उससे याद कर सकते हो। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये छोटी यूनिट है और मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है, ठीक है। अगर ये बड़ी यूनिट, अगर ये मीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट है तो जो आंसर जो आएगा वो छोटा आएगा, 5/18 की गुणा होगी। मतलब मीटर पर सेकंड में लाने के लिए छोटा बनाना पड़ेगा। छोटा कब बनेगा, जब 5/18 की गुणा होगी। 5/18 की गुणा करके छोटा बनेगा, 18/5 की गुणा करके बड़ा बनेगा। इतनी बात भी समझ आ रही है कि नहीं आपको। तो अगर बड़ी यूनिट में जाना है तो छोटा बनाना पड़ेगा, छोटी यूनिट में जाना है तो बड़ा बनाना पड़ेगा। ये तो मैंने कंसेप्ट उसमें भी समझाया था, जैसे मीटर से किलोमीटर चेंज कर रहे हैं, उसमें बड़ी यूनिट में जाना तो भाग देना पड़ता है और छोटी यूनिट में गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। ये बात आपको पता है, तो ये आप देख लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 27 वाला क्वेश्चन है उस बच्चों, उसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। ध्यान से समझेंगे, समय है, ठीक है, और ये दूरी है। ये चला है कौन, Q, यूं करके चला है Q, ठीक है, और ये चला है P। ध्यान से आप मेरी एक बात सुनना, ठीक है। ये लाल वाला है Q और काला वाला है P, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों की औसत चाल बराबर है। नहीं होंगी भाई बराबर, पूछो क्यों। समय दोनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक का ही लिया है, समय दोनों ने इतना ही लिया है, बोलो हाँ या ना। यहीं पे दोनों शुरू हुए हैं, ये भी शुरू हुआ है, ये भी शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पहले से ही ऊपर कुछ दूरी पे था, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से देखा जा रहा है, अगर इस पॉइंट से देखा जा रहा है तो ये Q वाला है अभी यहाँ पर है, P वाला पहले से ही आगे खड़ा है। P वाला इतनी दूरी पे, अगर मान लो ये 0 है, 10, 20, 30, तो 30 पहले से ही आगे खड़ा है। दूरी मतलब ऊपर चल रहे हो तो दूरी बढ़ रही है, दूरी तो बढ़ रही है, ऊपर जा रहे हो तो। जब 0 से 30 तो P पहले से ही 30 आगे खड़ा है, समझ रहे हो, पहले से ही 30 आगे खड़ा है। ये समय दोनों ने बराबर लिया और अंतिम बिंदु पे दोनों समान जगह पे पहुंचे हैं। दोनों पहुंचे एक ही जगह पर है, P और Q एक ही जगह पर, इतनी दूरी पर। मान लो ये आपकी 70, 80 कुछ भी मान लो, तो दोनों यहीं पे पहुंचे लास्ट में, हाँ या ना। P भी और Q भी दोनों यहीं पे पहुंचे। अंतिम जगह तो पहुंचने की समान है, प्रारंभिक जगह समान नहीं थी दोनों की चलने की, ठीक है ना। अगर इसी हिसाब से देखा जाएगा तो Q जो है, Q ये तो 80 चला है पूरा, और P जो चला है वो 50 चला है, बोलो हाँ या ना। दोनों के द्वारा चली गई दूरी अलग है लेकिन समय बराबर है, दोनों चले इसी समय पे, इतना ही समय लिया है दोनों ने, एक ही टाइम पे चलना शुरू हुए हैं दोनों, समझ लो। यहाँ पर 0 पर
इतने पे जाके रुक गए, दोनों मिल गए। ठीक है, दो जगह मिले, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। यहाँ पे तो मिले थे लेकिन फिर वो आगे निकल गया, ये रुका हुआ है, यहाँ पर पी रुका हुआ है। ये बात भी समझ में आ रही है आपको? ये फ्लैट है, दूरी नहीं बढ़ रही। अब यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो अब देख रहे होगे ऊपर नहीं बढ़ रहा ग्राफ। यहाँ तो जैसे लाल ऊपर जा रहा है, काला ऊपर जा रहा है कि इस टाइम पर नहीं, इसका मतलब पी ऊपर चल नहीं रहा, बैठा हुआ है पी इस टाइम पे। समझ पा रहे मेरी बात को? तो जब पी बैठा हुआ है तब क्यू उसको आगे पास करके आगे निकल गया, और फिर ये पीछे से फिर तेज भागा है पी बाद में। ठीक है, ये धीमा हुआ, ये तेज भागा, फिर दोनों आपस में जाके मिल गए। समझ पाए? ग्राफ को रीड कर पा रहे हो आप? तो औसत चाल तो बराबर नहीं है क्योंकि दोनों की द्वारा चली गई दूरी अलग है, लेकिन समय बराबर है। ऑप्शन इसमें कोई भी सही नहीं बैठ रहा है। इस हिसाब से आपको मैंने इतना समझाया कि कैसे रीड करना है ये। इसके बाद सारे ऑप्शन खुद से भी पढ़ सकते हो और देख सकते हो, कोई सही नहीं बनेगा। जब वे एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनके द्वारा उनकी चाल समान है। भाई क्यों होगी? इस टाइम पे तो पी बैठा हुआ है, पी तो इस टाइम पर जब ये यहाँ पर मिले हैं ये और यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, इस टाइम पर पी बैठा हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा ग्राफ, दूरी बढ़ नहीं रही पी की इस टाइम पर दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी नहीं बढ़ी पी की। मतलब क्या है? बैठा हुआ है वो, समय बढ़ रहा है, दूरी नहीं बढ़ रही। पी बैठा हुआ है, क्यों तो चल रहा है, तो दूर जहाँ पर चाल समान होने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? नहीं दिमाग में बात घुस रही है आपके? नेक्स्ट है पी कहीं भी रुकता नहीं है, रुका है यहाँ से यहाँ तक पी रुका है, वो ऑप्शन भी गलत है। लास्ट क्या कह रहा है? क्यू पी से तेज चल रहा है। जो क्यू है पी से तेज चला है क्या? हाँ, ये बात सही है, क्यू पी से तेज चला है। क्यू ने इतनी दूरी तय की है और पी ने केवल इतनी दूरी तय की, पी ने केवल 50 दूरी तय की है। हाँ, तो उससे क्या मतलब ओवरऑल देखा जाए, औसत चाल देखा जाए तो देख क्यू की ज़्यादा है ना। कछुए और वो खरगोश की जो कहानी, खरगोश तेज चलता है, कछुआ धीमे चलता है, लेकिन औसत चाल देखी जाएगी तो किसकी ज़्यादा निकलेगी? कछुए की। जीता तो कछुआ ना, तो औसत चाल कछुए की ज़्यादा मानी जाएगी। फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो इसी तरीके से रुक गया तो औसत चाल क्यू की ज़्यादा। लास्ट वाला ऑप्शन सही है, क्यू पी से तेज चल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर दे रखा है तो गलत दे रखा है आपके में। 32वां क्वेश्चन देखो, पेंडुलम वाला है बच्चों। पेंडुलम क्या होता है? ऐसे कोई धागा लटका है, इस पर कुछ भी बॉल वगैरह लटका दो जो ऐसे करके चलता है, यूँ करके, इस पूरे सिस्टम को पेंडुलम कहा जाता है। हाँ, वॉच में भी होता है, घड़ियों में होता है। तो होता क्या है, ये यहाँ तक जाएगा, इधर भी यहीं तक आएगा, ठीक है, ये इसका आयाम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये आयाम है, ए दूरी है ये। वो पूछ रहा है मूल बिंदु से स्टार्ट करते हुए, मूल बिंदु से स्टार्ट करते हुए जब ये पूरा अपना एक दोलन पूरा कब माना जाएगा इसका? हाँ, यहाँ से यहाँ गया, वापस यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया, अब एक दोलन पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ गया, यूँ आया, फिर यूँ आ गया, तब एक दोलन पूरा माना जाएगा। एक दोलन पूरा करने में विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन कितना होगा? 0। यहाँ से चलाते यहीं आ जाएगा एक दोलन पूरा करके, तो ठीक है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा इसका। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये वाला वृत्तीय पथ कौन सा नंबर कौन सा इसका? 33। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे गति कर रही है, ठीक है, अगर मान लो कोई कण यहाँ पर है, वो यूँ करके चल रहा है, यूँ करके, ठीक है, हाँ, सबसे पहली चीज़ तो इस टाइम पर इस कण की दिशा क्या है, किस दिशा में जा रहा है ये, दिशा क्या होगी इसकी इस टाइम पर? दिशा होगी यहाँ पर, अगर स्पर्श रेखा खींच दें वृत्त की तो यही जो दिशा है ये इसी दिशा में माना जाएगा, इस दिशा में जा रहा है। समझ रहे हो? ये दिशा मानी जाएगी स्पर्श रेखा की, जो स्पर्श रेखा की दिशा में होती है किसी कण की दिशा। समझ गए? अगर यहाँ पर होगा तो इसकी दिशा क्या मानी जाएगी? ये मानी जाएगी। यहाँ पर होगा तो कहाँ मानी जाएगी? ये मानी जाएगी। ठीक है, बोलो हाँ या ना? क्लियर है? तो स्पर्श रेखा की दिशा में कण की दिशा होती है। अब वो इसका वेग पूछ रहा है, तब वेग कितना हो जाएगा? एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा? 2πr। वो कह रहा है एक चक्कर लगाने में t सेकंड लगते हैं इसको, एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय करता है? 2πr। ये दूरी हो गई, समय t उसने दे रखा है, तो वेग यही हो गया 2πr/t।
ये तो सीधी सीधी बात थी, बात सिर्फ दिशा की थी। ये तो आप समझ ही गए होगे कि 2πr चल रहा है t सेकंड में, समझ गए होगे। बच्चों ध्यान से सुनना इसको, क्या कहा है, एक हवाई जहाज चल रहा है, पहले कितनी दूरी तय की है, 200 किलोमीटर, कितने की चाल से, 300 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर आगे 200 किलोमीटर फिर तय की, 200 की है ज़्यादा है, 200 ही किलोमीटर कितने की स्पीड से, 250। अगर देखो दूरी समान है फिर तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन शॉर्ट फार्मूला रहने दो, मैं आपको बेसिक फार्मूले से बताता हूँ। बेसिक फार्मूला क्या होता है, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत वेग, औसत वेग कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी, हाँ एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दिक्कत ही नहीं है। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी तय की इसने, 200 200 400। कुल समय कितना लगा इसको, हाँ सारे दिमाग खराब, वो तो स्पीड है, समय पूछ रहा हूं मैं। तो इस इतने में कितना समय लगा होगा उसको, समय t1 कितना होगा यहाँ पर, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। t2 समय, यहाँ पर समय कितना लगा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है 250, नीचे लिख दो इसी चीज को। t1 समय, यहाँ पर समय लगा है 200 बटे 300 और यहाँ पर लगा है 200 बटे 250, ठीक है। क्या क्या, हाँ हाँ और क्या, यहाँ का समय निकालो, यहाँ का समय निकालो, टोटल समय दोनों को जोड़ोगे, भाई यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, जितना यहाँ लगा जितना यहाँ लगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ का ये तो ये स्पीड है, ये दूरी है d, ये दूरी है, ये स्पीड है, हमें क्या चाहिए, समय, समय चाहिए। साफ साफ दिख रहा है किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये, समझ में नहीं समझ पाए, अब तो कैलकुलेट करना रह गया। 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 4 से 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, एलसीएम वेलसीएम लेके खेल ख़त्म करो इसका। कितना है, 2 बटे 3, 4 बटे 5, कर लो सॉल्व इसको। हाँ 15, 10, 12, 22 बटे 15, कितना आया, 22 बटे 15, सही बात है। सॉल्व कर लो अब, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 200 बार, 200 की 15 में करोगे 1000, 1000 की 11 में डिवाइड करोगे, कितना आंसर आ जाएगा, कितने बार जाएगा, 9 बार, फिर 1 बचेगा, हाँ 9 कितना, अच्छा 15 है इधर, 3000 बटे 11, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा पहले 22, फिर 8 बचेगा, 7 बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 22 8 बचेगा, 8 बटे 11, 272 से ही 8 बटे 11, ये आप ऑप्शन में दे रखा है। हाँ तो कोई बात नहीं, 272 दे ही रखा है, और कोई है नहीं, 272 वाला यही सही है, पॉइंट में निकालोगे, पॉइंट में निकालोगे ही क्यों, इतना ही बहुत है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। वैसे इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं बता दूं क्या, हाँ हाँ उस फॉर्मूले में, लेकिन यह है कि दूरी समान होनी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर दूरी समान हो तब के लिए, अगर दूरी असमान हो तब तो ये भी चलेगा, ये तो सबके लिए चलेगा, हाँ ये सही है, तो इसी को रहने दो। बच्चों देखो हमारा क्लास 9th का जो गति है एएमयू के लिए वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सारे क्वेश्चन वगैरह कर लिए। अभी क्या बल और गति के नियम ये पढ़ने में, सेकंड चैप्टर है 9th क्लास का, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, धीमे धीमे करके सारे सब चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और फिर आपको टेस्ट वगैरह होंगे, टेस्ट की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके फिर टेस्ट देने होंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर पे ध्यान देते हैं, चैप्टर को करते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है लेकिन, और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये।
तो बल और गति के नियम, सबसे पहले बल की बात करते हैं। पुल एंड, बल को इंग्लिश में फोर्स। क्या होता है बल? पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। पुल एंड पुश मतलब खींचना या धक्का देना, क्या होता है? बल होता है। ठीक है। अच्छा, पहले ये पूछा जाता था कि खींचना ज़्यादा आसान होता है, धक्का देना ज़्यादा आसान होता है? धक्का देना। वो डिपेंड करता है कोण पे, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर अब हम बात करते हैं किसकी, तुम क्या कह रहे हो? धक्का देना आसान होता है? वजन पे डिपेंड नहीं करेगा, कोण पे डिपेंड करता है। इसी का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। ट्रॉली बैग देखें, ट्रॉली बैग। हाँ, लोग ज़्यादातर क्या उसको खींचते हैं कि धक्का देते हैं? खींच, क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? खींचना ज़्यादा पसंद करते हैं, धक्का देना? हाँ, खींचना। खींचना आसान पड़ता होगा, इसीलिए खींचना प्रेफर करते होंगे। हाँ, ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग नहीं देगा एयरपोर्ट वगैरह पे? हाँ, अरे मैं ट्रॉली बैग की कह रहा हूँ। अब वो उसमें तो ऑप्शन ही नहीं होता, उसमें धक्के देने का ऑप्शन होता है, खींचने का होता ही नहीं है। तो अब बात करते हैं बल। बल आपने समझ लिया, बल की ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मात्रक इसका होता है क्योंकि न्यूटन ने इसके बारे में बताया, इसलिए इसका जो मात्रक है वो हमने न्यूटन बनाया हुआ है। अभी न्यूटन के बारे में चर्चा करेंगे, न्यूटन होता क्या है। न्यूटन का भी अभी देखना होगा क्या क्या, कैसे इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज न्यूटन। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम बल सीख लिया, बल क्या होता है। अब बल के बाद दो बल होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। कौन सा? संतुलित बल और असंतुलित बल। तो अगर जैसे कोई वस्तु है, इस पर जितना बल इधर से लग रहा है उतनी बल इधर से लग रहा है, दोनों तरफ से 10 न्यूटन का अगर बल लग रहा है तो बल संतुलित है। अगर एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम लग रहा है तो असंतुलित बल है। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बात सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, बल कैसा हो सकता है। बल पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सब कुछ हो सकता है। बल धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। कैसे? हाँ, जीरो कैसे हो जाएगा? अच्छा, बल नहीं, वो तो मैं कार्य का सोच रहा था। बल तो ठीक है, इसको छोड़ो, बल का रहने दो। तो फिलहाल हम इतना बल समझ गए। अब क्या होता है, अब सबसे पहले आते हैं हम किस पर। 3 नियम है न्यूटन के गति के। कौन कौन से नियम है? प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। क्या कहते हैं तीनों नियम? पहला नियम क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नहीं, अरे बहुत आसान है। कोई वस्तु अगर ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, और कोई वस्तु अगर एक समान चाल से चल रही है तो एक समान चाल से चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सुना है कि नहीं सुना है आपने? ये नहीं सुना? अरे यार, कैसे बच्चे हो आप। रुको, तो बच्चों देखो ध्यान से, न्यूटन के 3 नियम थे। मैं लिख के नहीं बता रहा, इतना टाइम नहीं है, बहुत आसान आसान सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए वैसे ही। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और अगर एक समान चाल से चल रही तो एक समान चाल से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है ना। जैसा कोई वस्तु विरामावस्था में रखी हुई है कि अपने आप चलने शुरू कर देगी? नहीं, जब तक कि कोई बाह्य, अगर कोई वस्तु चल रही है तो ये चलती रहेगी जब तक, ये एक समान चाल से ही चलती रहेगी जब तक कि वो इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। ब्रह्मांड में अगर कोई पिंड जा रहा है तो चलते ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं कभी, वो एक समान चाल से चलते ही रहेगा जब तक कि कोई दूसरा तारे या वगैरह ग्रह वगैरह का उस पर गुरुत्वाकर्षण उसको अपनी तरफ आकर्षित ना कर ले, ये तो वो चलते ही रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर तो जो भी चीज़ होती है वो रुक जाती हैं। कोई कार चल रही है तो रुक जाएगी, कोई आपने चीज़ लुढ़का दी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि घर्षण है ना। आपने कोई बॉल लुढ़काई तो थोड़ी देर आगे जाकर रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? वो घर्षण है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या बताया मैंने? चल रही है तो चलती रहेगी, और अगर ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था में रहेगी। ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अच्छा, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है उसी को हम गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम। क्या? जड़त्व का नियम किसका है? जड़त्व का नियम गैलीलियो। किसका? गैलीलियो। पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, देख लेना आप, ऐसे ही कुछ लिखा हो, गैलीलियो। तो जो जड़त्व का नियम किसने दिया? गैलीलियो ने। और न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो तो न्यूटन का खुद का है। तो न्यूटन ने भी जो बात बताई वही बात कहीं ना कहीं गैलीलियो ने बताई। अब जड़त्व क्या होता है? सबसे पहले आती है बात जड़त्व की। और कितने टाइप का जड़त्व होता है?
तीन तरीके का जड़त्व होता है, लेकिन सबसे पहले बात करें जड़त्व होता क्या है। व्हाट इज जड़त्व, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? तो क्या होता है इनर्शिया? इनर्शिया ये होता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपने अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, इसको जड़त्व कहा जाता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, अगर मुझे कोई आगे टच करे, मतलब मुझे कोई गिराना चाहे, तो मैं गिर जाऊँगा क्या? चलो छोड़ो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक कोई बहुत बड़ी वस्तु रखी है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बड़ी, न्यूटन ने क्या कहा कि जब तक ब्रह्मावस्था में तब तक ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, ये सही बात है। अब जड़त्व तो क्या कह रहा है, हमने इस पर कुछ बल लगाया, हिला नहीं, ये हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि ये जो वस्तु है ना, ये अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। ये कह रही है मैं हिलूंगी नहीं, ठीक है। जिस पर बल लगाया जा रहा है इस वस्तु पे, वो बल काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये रोक रही है हिलने से, अपनी अवस्था का परिवर्तन का विरोध कर रही है। ये समझ पा रहे हो या नहीं? कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो वो चाहेगी रुकी रहूँ मैं, ठीक है। अगर उसको कोई चलाना चाहेगा तो उस चीज़ का विरोध करेगी वो। और कोई चीज़ चल रही है, मान लो मैं बहुत तेज़ दौड़ के आ रहा हूँ, कोई मुझे रोकना चाहे तो मैं एकदम से रुक जाऊँगा क्या? नहीं, मैं फिर चलना चाह रहा हूँ, उस टाइम पे दौड़ना चाह रहा हूँ, अगर मुझे कोई रोकना चाहेगा तो मैं उसको रोकने का विरोध करूँगा। ऐसे कोई वस्तु अगर चलती हुई आ रही है, कोई वस्तु चलती हुई आ रही है ऐसे करके, अगर इसको कोई रोकना चाहेगा तो इसको रोकने का विरोध करेगा। तो हर कोई भी वस्तु अपनी क्या अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। चाहे वो रुकने की विरोध करे, चाहे वो चलने का विरोध करे। अगर रुकी हुई है तो चलाने का विरोध करेगी, और चल रही है तो रोकते टाइम विरोध करेगी। इसको जड़त्व कहा जाता है। जड़त्व किसका ज़्यादा हुआ? जितनी चीज़ भारी होगी उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। सही बात है कि नहीं भाई? जितना बड़ा वस्तु होगी उतनी ज़्यादा हिलाने में दिक्कत आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? यही चीज़ ये जड़त्व का नियम है, गैलीलियो ने दिया। कहीं ना कहीं एक ही चीज़ नहीं है दोनों। न्यूटन भी वही कह रहे हैं भाई साहब। न्यूटन क्या कह रहे हैं कि अगर वस्तु चलती जा रही है तो चलती चली जाएगी, और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। और गैलीलियो क्या कह रहे हैं जड़त्व के नियम में कि कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर कोई इसको हिलाना चाह रहा है तो उसका विरोध करेगी वो, और चल रही है तो चलती रहेगी, कोई इसको रोकना चाह रहा है तो उसका विरोध करेगी। बात दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है, कहने के तरीके अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बात एक ही वो कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? बिल्कुल 100% क्लियर हो रहा है आपको? तो ये जड़त्व का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ और सोच रहा था। हाँ, जड़त्व कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। कौन से 3 प्रकार का जड़त्व होता है भाई? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थिति का जड़त्व, गति का जड़त्व, और दिशा का जड़त्व। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। स्थिति, का जड़त्व। क्या वर्ड से समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? गति का जड़त्व, चलने का, और दिशा का जड़त्व। क्या मतलब है भाई? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक बार मैंने किसी एग्जाम में देखा था, उसमें यही पूछा था कि कितने प्रकार का, इंग्लिश का पेपर था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया आर देयर, कितने तरीके का इनर्शिया होता है, कितने तरीके के जड़त्व होते हैं। तो 3 तरीके के होते हैं। क्या मतलब है इन तीनों का? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई इसको चलाना चाहेगा तो चलाने का विरोध करेगी। कौन सा जड़त्व है? स्थिति का जड़त्व, ठीक है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो ये चलती जाएगी, अगर कोई रोकना चाहेगा तो उसके रोकने का विरोध करिए। कौन सा जड़त्व है इसमें? गति का जड़त्व। गति की ये सारी गति होती रहे तो गति का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व, अगर कोई वस्तु यूँ इधर जा रही है, अगर कोई वस्तु इधर जा रही है तो अगर कोई इसको चाहेगा इधर मैं मोड़ दूं तो वो विरोध करेगी, या फिर उल्टा मोड़ दूं तो विरोध करेगा कि नहीं मैं तो इधर ही जाऊंगी। वस्तु क्या कहेगी? इधर ही जाऊंगी। दिशा नहीं बदलना चाहेगी वो, तो दिशा का जड़त्व। समझ में आ गई बात? छोटी सी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इसको, समझ में आ गया होगा। तो क्या समझ में आया? न्यूटन का फर्स्ट नियम और जड़त्व का नियम दोनों एक ही चीज़ हैं। ये गैलीलियो ने दिया और ये न्यूटन ने दिया। याद रहेगी बात आपको? ठीक है। तो जो देखो न्यूटन का सेकंड जो नियम है उसको समझना होगा हमको। न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो बल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बल से।
तो जो इसका जो लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा F बराबर एम ए। क्या निकलेगा? सिर्फ अगर आपसे यही कहा जाए कि न्यूटन का सेकंड नियम, द्वितीय नियम क्या है, तो F बराबर एम ए भी कह सकते हो आप। लेकिन ये कहाँ से आया वो भी हमें सीखना पड़ेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो ये सीखते हैं F बराबर एम ए है क्या। मतलब अगर हमें बल निकालना है, क्या निकालना है? बल। तो हमें क्या उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण में गुणा कर दें तो बल निकल आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो ध्यान से। हाँ, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हमने क्या किया कि वस्तु है ये, इस पर बल लगाना शुरू किया F, जैसे जैसे हम बल लगाते जाएंगे इसकी गति बढ़ती चली जाएगी। गति अगर बढ़ रही है तो त्वरण है, मतलब गति अगर बढ़ रही है तो मतलब त्वरण है। ठीक है, तो मान लिया कुछ समय बाद इसका जो त्वरण हो गया, जो गति हो गई या फिर त्वरण कह सकते हो, गति में जो परिवर्तन हुआ यहाँ से यहाँ तक, उसमें जो त्वरण था वो था मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी क्वेश्चन से और क्लियर होगा। ये क्या है? त्वरण। इतने का त्वरण मिल गया, 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण मिल गया, मान लो 6 सेकंड में। 6 सेकंड तक ऐसे हम बल लगाते रहे और 6 सेकंड से बल लगाने पर इसमें त्वरण कितना दे दिया हमने? 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण दे दिया गया है इसको। 20 मीटर पर सेकंड मतलब गति तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। हाँ, गति तो 120 हो गई, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ इतना समझो 6 सेकंड तक जब तक इस पर हम बल लगाते रहे तो जो इसकी त्वरण था इसका कितना हो गया? इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस वस्तु का द्रव्यमान मान लो 10 kg है, कितना है? तो इस पर जो लगाया गया बल है वो कितना आएगा? 10 गुणा 20, त्वरण जितना दिया गया कितना? 200 क्या न्यूटन। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई आपको? हाँ या ना? तो F बराबर एम ए आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। सबसे पहले हम F का मात्रक हमने क्या कहा था? न्यूटन। तो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन। यहाँ से इसका मात्रक निकाल के देखेंगे क्या होता है एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? त्वरण की और द्रव्यमान की गुणा कर दो तो क्या निकाला था? बल निकल आता है। हाँ, अरे साइंटिस्ट का नाम है यार, न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है। तो जो मात्रक, जो बल का जो मात्रक बना उसको न्यूटन, पूरे मात्रक को न्यूटन कह दिया गया। क्या मात्रक होगा वैसे बल का? एम के एस में न्यूटन का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब केजी। ठीक है, त्वरण मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बना? इसको कैसे लिखा जा सकता है? केजी मीटर सेकंड की पावर -2, ऊपर ले जाके -2 लिखा जा सकता है। विमा क्या हो जाएगी? विमा, बल की विमा क्या हो जाएगी? बता सकते हो मुझे? ये क्या है? m। केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m। ये क्या है? दूरी, दूरी मतलब लेंथ, लेंथ मतलब l। ये क्या है? समय, समय मतलब टाइम। तो ये विमा बन गई किसकी? बल की। समझ पा रहे हो? विमा समझिए हल्के हल्का। भाई अगर द्रव्यमान दे रखा है, ये द्रव्यमान जैसा केजी दे रखा है तो द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो मास की वजह से क्या लेते हैं? m। अगर केजी दे रखा है तो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m। इसके बाद क्या? m। m क्या है? लंबाई। ये तो लंबाई लिख लो। आपका हिंदी में भी l ही दे रहा है वैसे तो। ये लेंथ, लेंथ होता है ना, लेंथ की वजह से l लिखते हैं। समय, समय मतलब टाइम, टाइम की वजह से क्या लेते हैं? t। इनके जो मात्रक हैं, मात्रक तो वैसे केजी होगा, लंबाई का क्या होगा? मीटर होगा, और समय का सेकंड होगा जनरली एम के एस में। एम के एस में मात्रक तो ये होंगे, बट केजी की जगह आप एम रखोगे क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक है ये। एम, एम मतलब मीटर होगा वैसे तो, लेकिन लेंथ का है ये मीटर ना मात्रक, तो एल लिखोगे। और जो सेकंड है वो समय का है, तो समय के हिसाब से टी रखोगे बीमा बनाते हुए। क्या बात समझ पाए? आप चाहो तो इस चीज़ को लिख भी सकते हो। ठीक है, बीमा समझ में आ गई, मात्रक समझ में आ गया। एम के एस में मात्रक ये है, इसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं? न्यूटन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इस पूरे मात्रक को शॉर्ट में क्या कह दिया जाता है? एन कह दिया जाता है। एन मतलब न्यूटन। हाँ, और क्या? एन, एन, एन बराबर क्या हो गया? तो केजी मीटर सेकंड की पावर -2। तो जो न्यूटन है ना मात्रक, उसका मतलब ये पूरा मात्रक एक्चुअली पूरा नहीं है, ये व्युत्पन्न मात्रक है, इन सबसे मिलके बना है। ठीक है,
समझ पाए यहाँ तक की कहानी? जल्दी से चाहो तो नोट कर लो। अब आगे बच्चों ध्यान से समझो, ये एफ इक्वल टू एम में आया कहाँ से, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा संवेग। क्या? संवेग, मोमेंटम, क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम। तो क्या होता है भाई ये संवेग, मोमेंटम? क्या लग रहा है आपको? मोमेंटम वर्ड से कुछ समझ आ रहा है क्या होता होगा? हाँ, मोमेंट, हाँ, संवेग, मोमेंटम, हाँ, वेग में परिवर्तन नहीं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर दो चीज़ें ले लूँ मैं, क्या दो चीज़ें ले लूँ? जैसे पहले मैंने बच्चों को सिखाया था, एग्जाम्पल समझाया था। जैसे एक मैं ले लूँ, मान लो एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं, मतलब कोई एक भारी आदमी है, ऐसे समझा दे रहा हूँ। एक मोटा आदमी है, एक मरियल आदमी है, ठीक है। अगर मान लो क्या है, इसका जो वजन है वो 100 किलो का है, ये मोटा, और ये पतला दुबला मरियल 50 का है, ठीक है। अगर मान लो ये 20 की गति से भाग के आ रहा है, कितनी गति से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, कितना बड़ा ले लूँ? चलो नॉर्मल सा ले ले रहा हूँ, ये थोड़ा नॉर्मल सा है, इसका कोई रोल नहीं है वैसे यहाँ पर। तो ये जब मोटा भाग के आएगा बहुत तेज 20 की स्पीड से, एक बार मोटा आया, इसने रोकने की कोशिश की, ठीक है। एक बार ये मरियल वाला आया 20 की स्पीड से, किसको रोकने में आसानी होगी, इसको या इसको? मुश्किल किस में होगी? मोटे वाले को। इसको मोटे वाले को रोकने में आसानी होगी, मुश्किल होगी? भाई 20 की स्पीड से आ रहा है ये, और ये 20 की स्पीड से पतला वाला आ रहा है, तो इसको रोकने में मुश्किल होगी, इसको रोकने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इसका संवेग ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? अब आप सोच रहे हो संवेग क्या? वेग तो दोनों का बराबर है, वेग तो दोनों का बराबर है, ठीक है। लेकिन संवेग इसका ज़्यादा है क्योंकि इसको रोकने में मुश्किल हो रही है। अब मेरी बात दूसरी ध्यान से सुनना। अब आ रहा है ये 5 की स्पीड से मोटा, लेकिन ये 20 की स्पीड से ही आ रहा है, अब किसको रोकने में मुश्किल होगी? इसका द्रव्यमान 100 केजी, ये 50 का है, ये 100 का, ये 50 का है। ये आ रहा है 50 की स्पीड से, 5, ये 5 की स्पीड से आ रहा है, और ये 20 की स्पीड से आ रहा है। किसको रोकने में मुश्किल आएगी? इसको, मोटे को या पतले को? मोटे को ही। स्पीड 5 है केवल, इसकी स्पीड 20 है। मुश्किल किसको रोकने में ज़्यादा आएगी? क्या कह रहे हो? नहीं समझ आ रही बात? हाँ, इसको रोकने में ज़्यादा मुश्किल आएगी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। जब दोनों की स्पीड मैंने 20-20 दी थी तो आपने कहा इसको रोकने में मुश्किल आएगी, तो आपने क्यों कहा? क्योंकि इसका वजन था, वेग भी है और द्रव्यमान भी है, ठीक है। इसकी वजह से इसको रोकने में मुश्किल आई। अब मतलब संवेग किन दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है? आपको क्या लग रहा है? जो मैं बता रहा हूँ, जितने रोकने में मुश्किल आ रही है ना, उतना ही संवेग ज़्यादा है। जितना रोकने में मुश्किल आ रही है उतना ही संवेग ज़्यादा है। तो संवेग किन दोनों चीज़ों पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर और वेग पर, ठीक है ना। अभी इसको रोकने में मुश्किल आएगी क्योंकि इसकी स्पीड 20 है। अभी आपको समझ में आएगा कैसे। संवेग का फॉर्मूला है m × v। m मतलब v मतलब वेग, ये द्रव्यमान, ये वेग, इस पर निर्भर कर रहा है। तो अब बहुत ध्यान से समझोगे। इस बार जब इसकी स्पीड 5 है, इसकी 20 है, तब इसका संवेग है 100 × 5, 500, ठीक है। लेकिन इसका संवेग कितना है? 20 × 50। 20 × 50 करो कितना आएगा? 1000। अरे 20 की, ठीक है।
तो इसका इस बार 500 है, इसका इस बार 1000 है, इसको रोकने में मुश्किल आएगी। संवेग का फॉर्मूला है m इंटू वी। समझ में आ गई या नहीं बात? ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग इज कॉल्ड संवेग। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझोगे अब मेरी बात को। क्या? द्रव्यमान दोनों चीज पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर भी वेग पर भी। उसको रोकने में मुश्किल आएगी। संवेग का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब जैसे मैंने बताया कि रोकने में किसको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो जिसको ज़्यादा रोकने में दिक्कत आ रही है उसका संवेग ज़्यादा है। ठीक है ना? तो दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर और वेग पर। अब बहुत ध्यान से आगे की बात समझेंगे। तो जो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसी स्टेटमेंट को ही पूछ लेगा वो आपसे। बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन, कैसे लिखेंगे यार परिवर्तन? परिवर्तन, सही है। संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। तो बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लेना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु, ये जल्दी से समझेंगे, पहले अगर कोई वस्तु चल रही है तब उस टाइम इसका द्रव्यमान तो m ही है, लेकिन वेग उस टाइम पर u है। बाद में जब इस पर बल लगाया गया तो वेग बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बल अगर लगाऊंगा तो वेग बदल जाएगा, u से क्या हो गया v, बाद में इसका वेग हो गया m इंटू वी। ठीक है, तो मैंने कहा संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन कितने हुआ? बाद में एम बी, पहले कितना था एम यू की दर। दर का मतलब होता है एकांक समय में, तो समय से t से भाग कर दोगे। दर का मतलब क्या होता है? एकांक समय में। तो यही होता है बल। क्या होता है ये? बल। और संवेग परिवर्तन की दर के वैसे तो अनुक्रमानुपाती होता है। बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती, लेकिन वो बराबर भी हो जाता है फिर। ठीक है, हाँ। u प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में इसका वेग u है, बाद में इसका वेग v हो गया बल लगाने के कारण। तो अंतिम वेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, संवेग परिवर्तन है ये। समय से भाग दीजिए तो दर निकल आई। तो यहाँ से f बराबर क्या आ जाता है? m अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? त्वरण। त्वरण a क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो ये त्वरण लिख सकता हूँ मैं इसको एम ए। तो f बराबर एम ए बन गया। ठीक है, अगर आपको डेरिवेशन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती या बराबर, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला बन जाता है फिर इसी चीज़ से। ठीक है, अब खुद सोचो ना। अच्छा, स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है जो बल लगा रहे हो ना, बल लगा रहे हो आप किसी वस्तु पे, बल जो लगा रहे हो उससे उसका संवेग परिवर्तन होगा। संवेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन नहीं, संवेग परिवर्तन। क्यों? क्योंकि अगर वस्तु हल्की होगी तो थोड़े से बल से ज़्यादा वेग बदल जाएगा। वेग नहीं कह सकते भाई, बल लगाने से हल्की वस्तु का वेग ज़्यादा बदल जाएगा और भारी का कम बदलेगा, लेकिन संवेग दोनों में बराबर बदलेगा। अगर बराबर बल लगा रहे हो, अगर बराबर बल लगा रहे हो तो संवेग बराबर बदलेगा। समझ पाए क्या कहा मैंने अभी? नहीं? हाँ, अगर मान लो 10 न्यूटन का ही बल लगा रहे हो, 10 न्यूटन का बल किसके बराबर होगा? हो सकता है हल्की वस्तु का वेग तो बहुत बढ़ा दे ये, और भारी वस्तु का वेग बहुत कम बढ़ा दे। तो वेग से नहीं पता चलेगा कुछ भी कि बल कितना लगाया है, लेकिन संवेग से पता चलेगा। किससे? संवेग से। संवेग अगर द्रव्यमान भी लगा लें m इंटू वी, तो संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है? वही बल है। और दर मतलब समय का भाग भी देना होता है। समझ गए कंसेप्ट को? ये चीज़ याद रखनी है, ये याद रखना, ये याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन इससे बनता है कि कुछ आपसे एग्जाम्पल कहेगा कि ये चीज़ किस नियम पर आधारित है, न्यूटन किस नियम पर आधारित है। जैसे कि जब खिलाड़ी कैच पकड़ता है, क्या पकड़ता है? कैच। तो अपने हाथों को पीछे करता है, अपने हाथों को पीछे करता है। यहाँ से किस न्यूटन के किस नियम के बारे में पता चल रहा है? किस नियम? कौन सा नियम लगा रहा है वो? न्यूटन का कौन सा नियम लगा रहा है वो? तीसरा? तीसरा तो पढ़ा ही नहीं मैंने। क्या यार, कैसे लोग हो यार, हद कर। मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ, तीसरा। तो समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या कह रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। होता क्या है, जैसे अब वो नियम कैसे लागू कर रहा है, कैसे लगा रहा है वो नियम। जैसे अगर कोई कैच पकड़ रहा है यूँ करके, ठीक है, अगर वो कैच यूँ ही पकड़े, हाथ नीचे ना करे, तो उसके हाथों में चोट लगने की संभावना ज़्यादा है।
जब वो हाथ पीछे कर लेता है, कैच पकड़ देता है, तो हाथों में चोट लगने की संभावना कम होती है। कौन सा नियम का पालन कर रहा है? दूसरे नियम। कैसे? बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, उसके हाथों पे लगना ना लगना किस चीज पे निर्भर कर रहा है? बल। बॉल जितना बल लगाएगी उसके हाथों पे उतनी ही चोट लगेगी। कम बल लगाएगी तो कम लगेगी, ज्यादा लगाएगी तो ज्यादा लगेगी। अब वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? संवेग परिवर्तन ही तो होगा। जब बॉल उसके हाथ पे आएगी तो बॉल का संवेग परिवर्तन होगा, वेग परिवर्तन तो संवेग परिवर्तन होगा। अब अगर वो क्या करे, अपने हाथों को नीचे की तरफ खींच ले तो समय थोड़ा ज़्यादा दे देगा। वो बॉल को रुकने में, बॉल की स्पीड जीरो करने में समय दे दिया उसने थोड़ा सा, हाथ नीचे करने की वजह से। जब समय जब ज़्यादा दे देगा तो संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाएगी, क्योंकि समय से भाग हो जाएगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, जल्दी से बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझ लेना। मान लो जब बॉल आ रही है तब उसका संवेग 100 है। क्या है? अब संवेग का मात्रक क्या होगा? संवेग का मात्रक बोलो। मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वेग मतलब मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ठीक है। अब मेरे पास कोई वस्तु है, मात्रक यही है, मात्रक नहीं लिख रहा, 100। उसका जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही तो उसका संवेग है 100। ठीक है। जब मैं उसको रोक लूंगा तो संवेग कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो संवेग 0 हो जाएगा। अब मैं अगर बल कितना होगा, जैसे अगर 100 से अगर 0 हो रहा है, संवेग 0 कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड ले लो, आधा से, चलो 1 सेकंड ले लो। जब 100 से संवेग 0 कर दिया 1 सेकंड में, तो बल पता है कितना लगा उसके हाथों पे? 100 का, क्योंकि 1 ही सेकंड में उसने कम कर दिया। अगर यही वो 2 सेकंड में 100 से 0 उसने किया, संवेग, बॉल का संवेग 100 से 0 किया, लेकिन 2 सेकंड में, तो इस टाइम जो बल लग रहा है वो 50 लग रहा है उसके हाथों पे। पूछो कैसे? क्योंकि संवेग परिवर्तन हुआ 100 का, संवेग परिवर्तन हुआ 100 का, डिवाइड बाई समय, समय कितना? 2 सेकंड, तो बराबर 50 आ गया। तो अब बल केवल 50 का लग रहा है, तो इसीलिए वो हाथ नीचे खींचता है, जिससे वो बॉल को रोकने में 2 सेकंड का टाइम दे। 2 सेकंड का टाइम देगा, तुरंत बल आधा हो जाएगा उसके हाथों पे लगने वाला। समझ पाए नहीं समझ पाए बात को? ठीक है, तो और भी जगह हैं और हम देख लेंगे क्या क्या एग्जाम्पल हैं, आपकी बुक में दे रखे होंगे। अभी मुझे यही ध्यान था, बता दिया मैंने, बॉल वाला, कि बॉल जब कैच करता है तो जितने में बस वाला। हाँ, तो ये दूसरा नियम है, ये नहीं, ये तो तीसरा है, अभी बताऊंगा। अब देखो, न्यूटन का थर्ड नियम जो है बच्चों, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एवरी एक्शन, क्रिया गलत, क्रिया प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एवरी एक्शन है इक्वल, हर क्रिया की समान और उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसको न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि जैसे कि अगर नाव से कह सकते हो, जैसे नाव जो चलाई जाती है तो उसमें पता है क्या करता है? वो जो नाव चलाने वाला होता है पानी को आगे तरफ धकेलता है। क्या? पानी को पीछे धकेलता है तो नाव आगे जाती है। बंदूक जब चलाता है इंसान, चलाइए तुमने, चला के देखना घर जाके आज। बंदूक जब चलाता है तो जैसे हीरो जो गोली मारता है ऐसी चलती होगी बंदूक? ऐसी नहीं चलती। हीरो तो दो यूं करके मार देता है। जब बंदूक चलती है ना तो पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, वो गोली चलेगी तो गोली आगे की तरफ जाएगी। क्रिया किधर हुई? आगे की तरफ, गोली आगे की तरफ। गोली क्या करेगी? बंदूक को पीछे की तरफ धकेलेगी, तो बंदूक पीछे की तरफ भागेगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर भी जब बंदूक से गोली चलती है तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। ठीक है। नाव जब चलाई जा रही, तैराक जब तैर रहा है, पानी पीछे फेंकता है, खुद आगे की तरफ चला जाता है। वो नहीं, वो अलग चीज़ है। समझ गए ये वाली बात को? तो एग्जाम्पल ही समझ गए, एक तो बंदूक वाला, तैराक वाला, यही सब जितने भी हैं। ठीक है। अगर किसी के थप्पड़ मारेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का लागू होगा। हाँ, अगर तुम किसी थप्पड़ मारोगे तो वो भी तुम्हारे मारेगा, तो बिल्कुल सही से लगेगा या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। नहीं, थोड़ा काम सही से नहीं करेगा, काम तो करेगा लेकिन सही से नहीं करेगा। पूछो क्यों? तुम मारोगे धीमे, सामने वाले मारेगा तेज, सामने वाला मारेगा तेज, तो न्यूटन का नियम काम नहीं कर रहा है एक्चुअली। यहाँ पर न्यूटन का नियम तो ये कहता है एक बराबर प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। जितनी क्रिया हो रही है ना, जितना आप आगे की तरफ बल लगा रहे हो उतना ही वो पीछे की तरफ लगाएगा, सेम होगा, बराबर होगा।
समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन झापड़ सामने से तेज पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ में आ गया। एक जो आप जो एग्जाम्पल कह रहे थे वो एक्चुअली फर्स्ट नियम है। पूछो कैसे? आज हम बस में बैठे हैं, ब्रेक मार दिए उसने, हम आगे की तरफ जाते हैं, कौन सा नियम है? हाँ, पहला। उस टाइम एक्चुअली क्या, हम बस में बैठे हैं यूं करके, हमारी बॉडी मोशन में है, उसने लगाया ब्रेक, तो हम ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि बस ने ब्रेक लगा दिया, हमारी बॉडी तो आगे चल रही है, तो वो आगे की तरफ ही चलेगी, वो तो आगे की तरफ ही चलेगी, तो इसीलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो वही है, अगर गतिमान अवस्था है तो वस्तु गतिमान अवस्था में ही रहेगी। जब अगर तेज तेज एक्सीलरेटर दे दे कोई, अब तेज एक्सीलरेटर दे दे तो वो तो रुका हुआ है, वहीं पर रुकाना चाहता है गाड़ी, लेकिन तेज भाग रही है तो वो पीछे की तरफ जाएगा फिर। हाँ, पहला नियम है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, न्यूटन के सारे नियम समझ में आ गए। अब आता है एक संवेग संरक्षण का नियम। क्या आता है? संवेग संरक्षण। क्या कहता है संवेग संरक्षण भाई? तीन चीज हमेशा संरक्षित रहती हैं, पता है कौन कौन सी? तीन संरक्षण के नियम पढ़े होंगे आपने, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है वो उतनी है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। ऊर्जा तो बहुत सारी है ब्रह्मांड में, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ब्लैक होल वगैरह एक बार मैंने बताया होगा, इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है वहाँ पर, आप सोच भी नहीं सकते। ब्लैक होल के पास जो हमारा गैलेक्सी होता है उसके बीच में होता है ब्लैक होल, उसके आसपास इतनी ऊर्जा होती है, खतरनाक ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षित है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की संरक्षित है, ना बनाई जा सकती ना ही बिगाड़ी जा सकती। ऐसे ही द्रव्यमान संरक्षित है, द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना बिगाड़ा जा सकता, लेकिन एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टीन की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन है? E बराबर mc स्क्वायर। क्या बता रही है ये? किस में रिलेशन है, किन दोनों चीज़ों में रिलेशन है? ये द्रव्यमान और ऊर्जा, ये द्रव्यमान ये ऊर्जा। C तो कांस्टेंट है, ये लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की गति है। तो द्रव्यमान से ऊर्जा, ऊर्जा से द्रव्यमान बनाया जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। फिलहाल ये संवेग संरक्षण, दोनों ही के संरक्षण के नियम है, द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, और एक संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का जो वो नियम है वो होता है m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। ये है द्रव्यमान संरक्षण का स्टेटमेंट। क्या कहता है स्टेटमेंट? जैसे मान लो कोई वस्तु आई, यूं करके ये वस्तु गई, इससे जाके टकराई, ठीक है, और दोनों साथ में चलना शुरू कर दी। दोनों की स्पीड चेंज होगी जब टकराएंगी, टकराने के बाद स्पीड चेंज होगी, इसकी थोड़ी कम हो जाएगी, इससे टकराने के बाद इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, हाँ क्या ना। तो पहले वाली स्पीड तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो टकराने से पहले जो इनका संवेग था उसका योगफल, और टकराने के बाद जो इनका संवेग होगा उसका योगफल हमेशा बराबर रहेगा। समझ पा रहे हो हल्की हल्की मेरी बात को? हाँ या ना। प्रारंभिक, इसका प्रारंभिक वेग u1 है, इसका u2 है। जब टकरा गए दोनों तो बाद में इनका वेग v1, इसका v2, द्रव्यमान तो वही रहेंगे m1 m2। हाँ देगा। अब ये आप न्यूमेरिकल पे हम देखेंगे, अभी फिलहाल न्यूमेरिकल नहीं चर्चा कर रहे। जब न्यूमेरिकल आएगा खुद से कोशिश करना आप, जो आपकी एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है आप इससे खुद से कोशिश करना। जब दो चीज़ें टकरा रही हैं, संवेग संरक्षण, कुछ दो वस्तुएं जब टकरा रही हो तभी ये बनेगा संवेग संरक्षण का नियम का क्वेश्चन। तो जब दो वस्तुएं टकरा रही हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा के कोशिश करके देखना, नहीं तो अदरवाइज कल तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है ना। समझ रहे हो? ये द्रव्यमान संरक्षण समझ में आ गया हल्का हल्का क्या होता है, या नहीं आया बिल्कुल भी? हाँ, मतलब दोनों का प्रारंभ में जितना संवेग था और बाद में जितना टकराने के बाद संवेग हुआ वो बराबर रहेगा। ये टकराने से पहले की कहानी है, टकराने के बाद की कहानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आगे। बच्चों ध्यान से सुनते जाओ जल्दी जल्दी, बहुत टाइम हो गया। वैसे ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें कितने 48 मिनट का वीडियो ही बन गया। क्या क्या पढ़ाया इसमें मैंने? ज़्यादा कुछ तो न्यूटन के नियम बताए हैं, गैलीलियो का हो गया, नियम ही नियम बता। कौन सी वाली? अच्छा वो क्वेश्चन हमने अलग नहीं की थी फिर वो, चलो कोई बात नहीं। तो अब बच्चों ध्यान से समझोगे, एक जो चैप्टर वैसे तो थर्ड चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में बाद में एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर पहले ही दे रखा तो हम पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं। क्या समझना है? प्लवन। क्या समझना है? प्लवन। प्लवन समझने से पहले हम समझेंगे क्या दाव। इसको बायोंसी बोलते हैं प्लवन को। तो
दाब समझते हो? दाब क्या होता है? दाब खेलते हैं, दाब लगाते हैं, खेलते नहीं हैं। चल मेरा दाब लग गया इतना, ठीक है। तो दाब एक्चुअली लगाया जाता है, बात बिल्कुल सही है, दाब लगता है। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई टेबल है, इस पर अगर एक फोर्स बल लगाया जा रहा है तो इस पर दाब लगेगा कि नहीं नीचे की तरफ? अब दाब क्या होता है भाई, बहुत ध्यान से समझोगे जल्दी समझ आ जाएगा। अगर कोई ये वस्तु है जिसका क्षेत्रफल कितना है 4, कितना है 4 मीटर स्क्वायर, इस पे मैंने बल लगाया कितने का? 20 न्यूटन का। तो ये 20 न्यूटन पूरे पे लगाया, ठीक है। तो 20 न्यूटन का जब बल लगाया तो एक्चुअली दाब कितना लगा इस पर? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, बल या प्रणोद। प्रणोद भी बताऊंगा क्या होता है। एकांक क्षेत्रफल पर, ये तो 4 क्षेत्रफल पे लगा है, 4 क्षेत्रफल पे कितना लगा है? 20। तो एक क्षेत्रफल पे कितना लगेगा? हाँ, अरे यार 4 क्षेत्रफल का ये हो गया, 4 क्षेत्रफल 1 2 3 4। अगर पूरे पे 20 लग रहा है तो एक पे कितना लग रहा होगा? 5। 5 इस पे, 5 इस पे, 5 इस पे, 5 इस पे, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो दाब कितना है? इस पे जो 20 का न्यूटन का जब बल लग रहा है तो दाब एक्चुअली 5 का लग रहा है, समझ गए ना। तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, समझ गए कि नहीं? डेफिनेशन क्या बन जाएगी? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अब बल की जगह क्या यूज करते हैं? प्रणोद। बल यूज कर लो या प्रणोद यूज कर लो। क्यों प्रणोद ज्यादा सही है बल यूज करना? क्यों? एक्चुअली में ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मान लो कोई टेबल है या कुछ भी है, तुम लोग दिमाग खराब है यार। क्या कह रहा है? तो प्रणोद क्या होता है भाई? अगर मैंने बल यूं करके लगाया तो एक्चुअल में यूं करके कुछ कंपोनेंट तो इधर बल लग रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं कोई टेबल है, मैं उसमें यूं करके बल लगाऊं तो उस बल का कोई मतलब है क्या? वो उस बल की वजह से नीचे जाएगा? ये नहीं, नीचे नहीं जाएगा। तो अगर मैं यूं करके बल लगा रहा हूं तो कुछ तो बल इधर की तरफ लग रहा है, कुछ इधर की तरफ लग रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस बल के 2 कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे, किधर? एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। अगर इस दिशा में लगा रहा हूं तो हमें बल से मतलब है इस दिशा वाला, इस दिशा वाले बल से मतलब है हमको, ठीक है ना। तो उस टाइम पर बल नहीं, अगर ये 10 न्यूटन का बल है तो 10 न्यूटन बल की जगह पे 10 नहीं रखेंगे, हम देखेंगे इस दिशा में कितना बल लग रहा है, ठीक है। इसी चीज को प्रणोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणोद। प्रणोद का मतलब हो गया, इसका मतलब लंबवत बल। क्या? लंबवत बल। तो किसी चीज पर अगर लंबवत बल लग रहा है तो उसको प्रणोद कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे एक काम करते हैं, दाब इसमें ऐसे पड़ा है, देखो समझो ध्यान से। अगर जैसे ये कोई भी चीज़ है, वस्तु है, जैसे ये बोर्ड है, मैं इस पर बल लगा रहा हूँ, तो इस पर दाब लग रहा है, ठीक है ना। मान लो मैंने इसके इतने क्षेत्रफल पे बल लगाया, वैसे बल तो पूरे पे ही लगा है, ठीक है। इतने क्षेत्रफल पे केवल बल लगाया तो बल बटे क्षेत्रफल क्या निकल आएगा? दाब निकल आएगा। लेकिन अगर बल लंबवत ना हुआ तो अगर जितना बल मैंने अब लगाया उतना ही बल अगर मैं अब लगा रहा हूँ तो क्या वो इसको अंदर दबा रहा है? उतनी ताकत से अंदर दबा रहा है? नहीं। अगर मैंने यूँ लगा रहा हूँ तो ज़्यादा ताकत लग रही है, यूँ लगा रहा हूँ तो बल तो मैंने उतना ही लगाया लेकिन अंदर की तरफ कम बल लगा इस बार। तो जब दाब निकालते तो लंबवत बल देखते हैं, लंबवत बल कितना लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने बल की जगह प्रणोद लिख दिया। क्या लिख दिया? और प्रणोद क्या होता है? लंबवत बल होता है। अगर आप तिरछाई बल लगा रहे हो तो आप देखोगे उस तिरछाई बल की वजह से लंबवत बल कितना लगा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बल का दाब का फॉर्मूला हो गया प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ज़्यादा अच्छा है, बल बटे क्षेत्रफल भी लिखा हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, बाकी प्रणोद बटे क्षेत्रफल ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है। इतनी बात समझ गए? जल्दी से हम बात कर ले रहे हैं दाब के बारे में। दाब का मात्रक क्या होगा? जल्दी से बता दो। बल न्यूटन, क्षेत्रफल एरिया। हाँ, मात्रक में क्या लिखूं? मीटर स्क्वायर।
भाई क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, या कोई भी क्षेत्रफल ले लो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 बार आर आ गया आर स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई तो एम गुणा एम, मीटर गुणा मीटर, एम स्क्वायर, तो क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर और दूसरा मात्रक अगर न्यूटन की वैल्यू लगा दें तो हम क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या होता है केजी, आगे मीटर सेकंड की पावर -2 अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो क्या बनेगा, मीटर ऊपर जाके एक पावर 1 है 2 है तो ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगी, -1 और सेकंड की पावर -2, ये इसका मात्रक बन गया। वैसे मात्रक पूछेगा तो यही पूछेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाकी विमा निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है, विमा लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं हल्का फुल्का बता दे रहा हूँ, हो सकता है पूछ ले एक सवाल। तो केजी का मतलब क्या लिख दूँ, एम, ठीक है, विमा निकाल रहा हूँ दाब की, एम लिख दिया। ये क्या है, एम क्या है, मीटर, एल -1, और ये एस मतलब समय, समय मतलब टी -2, ये बेमा किसकी बन गई, दाब की, समझ गए। मात्र न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर न्यूटन की वैल्यू लगा दी पूरी, केजी मीटर, ये ध्यान होगा ना कि न्यूटन अभी बताया था ये होता है केजी मीटर सेकंड की पावर -2, ध्यान है ना न्यूटन का। तो ये कैसे आया था, एम इंटू ए से, ए मतलब मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये लगाया मैंने, तो इस तरीके से बन गया, इसको मैंने इससे बेमा बना ली इसकी, समझ गए या नहीं समझे, ये टी है, बोलो हाँ या ना। दाब समझ में आ गया आपको, क्लियर है दाब। अब देखो आज की क्लास तो हमें यही ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कल की जो क्लास होगी आपकी उसमें थोड़ा सा इसी दाब के आगे का केस था, प्लवन हमें समझना है। क्या समझना है, प्लवन। अब प्लवन क्या होता है, जैसे कोई वस्तु को जब पानी में फेंका जाता है, या तो वो डूब जाती है तैरती है, अगर वो तैर रही है तो उसको प्लवन कहा जाता है। अब कब वस्तु वो डूबेगी कब वो तैरेगी, ये हमको देखना होगा, किसमें, प्लवन का सिद्धांत देखेंगे तब समझ में आएगा कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी, कब वस्तु तैरती है कब डूब जाती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ ये कि अगर वस्तु कोई तैर रही है या डूब भी गई है, जैसे पानी है, कोई वस्तु तैर रही है तो पानी इस पे ऊपर की तरफ बल लगा रहा होगा तभी ये तैर पा रही है। भाई पानी इस पे ऊपर की तरफ बल, इसका तो द्रव्यमान है ना, नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये ऊपर तैर क्यों रही है, क्योंकि पानी इसमें ऊपर की तरफ बल लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा, अरे बोलो भाई, तभी तो तैर पा रहा है। तो वही हम एक फिर आएगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, किसका, आर्किमिडीज ने ये बताया कि अगर कोई वस्तु पानी में तैर रही है तो उस पर कितना बल लग रहा है, ऊपर की तरफ उस पर कितना बल लग रहा है। पहले तो प्लवन का सिद्धांत में तो यही है कि कोई वस्तु डूब, अगर पानी में डूब जाए तो डूबती है, तैरती है, या फिर यह कह सकते हो उस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है। प्लवन के नियम में क्या, अगर कोई वस्तु को पानी में डाला जाए तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, किसका, प्लवन का सिद्धांत। फिर आर्किमिडीज ने क्या बताया कि बल कितना बल लगता है, उन्होंने तो इतना ही, प्लवन के सिद्धांत में इतना ही है कि ऊपर की तरफ बल कार्य करता है। अब कितना कार्य करता है वो किसने बताया, आर्किमिडीज ने, समझ गए। तो ये चीज़ हमको कल पढ़नी होगी। तो ये वाला आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट, हाँ तो ये वाला आपको कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया आज, कोई बात नहीं, कल कंप्लीट कर लेंगे इसको। कल इसको कंप्लीट करने के साथ साथ क्वेश्चन भी तो करने हैं, क्वेश्चन और इसको कंप्लीट करके क्वेश्चन, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।